Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th एंड दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये आपका लेक्चर थर्ड है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर द फर्स्ट टर्म इज एल्गरी। Like allegory means when an abstract idea is expressed through a person or a thing। मीन्स जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप एक्सप्रेस करते हो या मतलब किसी पर्सन के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस करते हो, जैसे कई बार आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में देखते हो कि बहुत एक बड़ा मैसेज देने के लिए एक साइलेंट रोल प्ले कराया जाता है, जिससे कि फेमिनिज्म या और भी किसी या फिर मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, आपका जेंडर इक्वलिटी, इस टाइप के इश्यूज़ को दिखाया जाता है रोल प्ले के थ्रू। तो उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सन या किसी भी थिंग के थ्रू दिखाना आपका क्या कहलाता है, एल्गरी। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूटिज्म। सो एब्सोल्यूटिज्म इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमिनिज्म। तो ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। फेमिनिज्म मीन्स अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट based on political, economical and social equality of genders. So next term is nationalism, and nationalism is an idea which emphasizes faithfulness, devotion or allegiance to a nation or nation state and hold that such obligations outweighed other individuals or groups interest. नेक्स्ट है आपका आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम और अ आइडिया दैट रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। नेक्स्ट टर्म है आपकी एथनिक, जो हम ऑलरेडी पावर शेयरिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने देखा था एथनिसिटी। तो सेम यही आपका एथनिक है, विच इज़ रिलेटेड टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और cultural reason or background that a community identifies with or claims। clear? सो कुछ ज़्यादा ये टर्म्स नहीं थी, दो चार ही थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यूज़ में या फिर डिफाइन द टर्म्स में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को, जैसे कि 1797 की जो डेट है, ईयर है वो आपका, इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन इन्वेडेड इटली। मीन्स नेपोलियन वॉर्स यहाँ पे शुरू हुए थे इस ईयर से। उसके अलावा 1804 सभी को पता है, चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, ये है आपका नेपोलियनिक कोड। उसके अलावा 1814 से लेके 15 तक का जो पीरियड है वो किसका है, आपका फॉल ऑफ नेपोलियन। ठीक है। 1804 या 1797 में तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने देखा राइज ऑफ नेपोलियन पावर, और 1814-15 में होता है आपका फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट। उसके अलावा फिर नेक्स्ट है आपका 1821, जिसमें ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। 1832 में आपका ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस। 1834 में ज़ोल्वेरिन और द कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन पर्शिया टू abolish traffic barriers। 1855 the kingdom of Sardinia participated from the sides of British and French in the Crimean War। 1858 Cavour formed an alliance with France। In 1859 to 70 time period of unification of Italy। Next, in 1861, Victor Emmanuel II was declared as the King of United Italy, and Rome was declared the capital of Italy। Next, 1866, which was the year of unification of Germany. Next one is 1871, that is the Persia King William I was proclaimed the German Emperor। Next, 1905, that is slave nationalism gathers forces in the Habsburg and Ottoman empires। 1914, beginning of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस चैप्टर के अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। तो चैप्टर 1 में काफ़ी डेट्स कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी डेट्स और मूवमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की तरफ।
So after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. And next one is nationalist feeling were widespread among middle class Germans. देखिए यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जर्मनी के जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग वो लेके आते हैं अपने अंदर और अपनी कंट्री में भी उसको वाइड स्प्रेड करते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे मिडिल क्लास ग्रुप, अपर क्लास ग्रुप, सारे ही ग्रुप्स मिल करके जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए फाइट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट आपका पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। And the last one is three wars overseen years with Austria, Denmark, and France ended in Prussia victory and completed the process of unification. तो मीन्स काफ़ी कम शब्दों में हमने अपनी बात को यहाँ पे कह दिया है और बोर्ड में भी आपको इसी तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि मार्किंग भी काफ़ी इजी रहेगी और आपकी कॉपी भी एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपके आंसर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काफ़ी इजी सी लैंग्वेज है, इजीली आप याद कर पाओगे। सो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। देखिए पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन होता है कि जो एक राजनीतिक जीवन रहा है इटली का, या जो राजनीति रही है वो काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी, मीन्स कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है, कभी मोनार्की सिस्टम चल रहा है, कभी कुछ, मीन्स एक कह सकते हो कॉन्टीन्यूस सेम वे में नहीं चली थी, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें टाइम टू टाइम होते रहे थे। Italians were scattered over several dynasties state as well as the multinational Habsburg Empire. तो इटली के लोग काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुए थे, ये तो आपको सभी को पता है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट में ये बटा हुआ था। उसके अलावा गजेपी मैजिनी जो थे आपके, ही हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। मीन्स काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और काफ़ी सारी कोशिशें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल गुजेपी मैजिनी ने यहाँ पे किया इटली के यूनिफिकेशन के लिए। एंड इटली वॉज निदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना तो ये आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ना ही आपका रेवोल्यूशनरी थी, मीन्स दोनों का एक मिक्सअप आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका इटालियन पॉपुलेशन अमंग होल रेट्स और लिटरेसी वर हाई रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो सेम जर्मनी के जैसे ही यूनिफिकेशन आपका इटली का भी है। एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, आपको ये सारे ही पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सो इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, इंडिया की ही तरह। There was no British nation prior to the 18th century. Next one is United Kingdom of Great Britain, mean in effect that England was able to impose its influences on Scotland. तो कैसे यूके में आप देखेंगे कि स्कॉटलैंड या उसके अदर पार्ट्स को इंग्लैंड ने अपना एक कॉलोनी बना रखा था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members. तो जो ये आपके इंग्लैंड के लोग थे उन्हीं की वहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी ब्रिटेन में भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक। British flag and national anthem and English language were actively promoted and the older nation survived only as subordinate partners on the union। ठीक, तो कैसे अदर कंट्रीज़ ने इसको कॉलोनी बना रखा था और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि लैंग्वेज हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्री की से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी। मीन्स जो कॉलोनी जिसने बनाया हुआ था इस कंट्री को, ब्रिटेन को, उन्हीं का एक रूल यहाँ पे चल रहा था और कैसे कैसे आपका स्ट्रगल होता है बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद ये जाके यूनिफाइड या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पॉसिबल हो पाता है। तो ये एक चैप्टर की समरी जो हमने काफ़ी शॉर्ट में देखी, आपको इसी तरीके से पेपर में भी अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं लेक्चर ले लूँगी इस पर भी। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म होता है। तो सारे के सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।